यंगस्टर्स के लिए नहीं, देखिए रिलेशनशिप जो है ना वो हर एज के इंसान के लिए बहुत मैटर करता है। और ऐसा नहीं है कि जेन जी के केसेस आ रहे हैं, मिड एज सेगमेंट के लोग भी आ रहे हैं एंड एल्डरली लोग भी आते हैं रिलेशनशिप इश्यूज लेकर। पर मैम आजकल ऐसा क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा कि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होती जा रही है रिलेशनशिप वाइज को लेके, कपल्स वगैरह की बन नहीं रही आजकल, पार्टनर भी अच्छा नहीं मिल रहा, तो इस टाइम पे ही ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, एक तो मैं ये बोलूँगी थोड़ा सा सोशल मीडिया का ज़माना है, ठीक है, लोगों के पास ऑप्शंस बहुत हैं और सोशल मीडिया में इधर उधर देख के माइंड थोड़ा डाइवर्ट होता है। दूसरा मैं ये बोलूँगी कि कलयुग है और घोर कलयुग जब आता है तो घोर कलयुग में कहा गया है, लिखा हुआ है कि मैन एंड वुमेन आर मेंट टू बिहेव लाइक दैट। अच्छा। तो पर स्त्री से संबंध, पर पुरुष से संबंध, ये कलयुग में होना है, ये लिखा हुआ है। इसीलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। हम ये सोशल मीडिया की वजह से नज़रों में ज़्यादा अब आ रहा है, इसलिए हमें लग रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, या फिर पहले भी होता आया सिंस आप इतने सालों से कर रहे हो। तो विलेजेस में पहले भी ऐसा होता था, कभी कभार हम मूवीज़ या वेब सीरीज़ में देख लेते हैं जी। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये तो चलता ही आ रहा है, ऐसा कुछ है नहीं कि अब ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अब नज़रों में आ रहा है तो हो सकता है हमें लग रहा हो कि अब ज़्यादा हो गया है। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है ये चल तो बहुत टाइम से रहा था बट नज़रों में अब ज़्यादा आ रहा है। अगर मैं देखूं तो पिछले 5 सालों में बहुत ज़्यादा केसेस आए हैं। 5 साल पहले तक केसेस आते थे कि लव मैरिज होगी या नहीं होगी, करियर कैसा रहेगा और मैं फॉरेन सेटल होऊंगा या नहीं होऊंगा, ये मेन केसेस होते थे। लेकिन पिछले 5 इयर्स में मैरिज रिलेटेड इश्यूज़, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के इतने खुल के केसेस आ गए हैं एंड पीपल आर वेरी कंफर्टेबल इन डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स। एंड कुछ आते हैं जो कहते हैं कि मैम प्लीज़ जज मत करना, हमारा रिलेशनशिप है। तो मुझे लगता है कि मैंने इतने केसेस सुन लिए हैं कि अब मैं किसी को जज नहीं करती हूँ। और अगर कोई आता है सो आई गिव डिसेंट एडवाइस एज पर द चार्ट एंड एज पर द कार्ड। मैम जैसे आप इतने सारे लोगों से मिलते हो तो आपके हिसाब से एक्स्ट्रा मैरिटल या कोई लॉयल्टी किसी की रहेगी या नहीं रहेगी अपने पार्टनर्स के टूवर्ड्स, ये ज़्यादा अच्छा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स में पता चलता है या टैरो में पता चलता है? देखिए, कॉम्बिनेशन होता है एस्ट्रोलॉजी और टैरो का। जब भी हम किसी का रिलेशनशिप चेक करते हैं, एस्ट्रोलॉजी में भी, चार्ट में भी क्लियरली दिख जाता है इंसान की पर्सनालिटी क्या है एंड टैरो कार्ड्स में भी एनर्जी आ जाती है। कई केसेस हम एस्ट्रोलॉजिकली चेक करते हैं, कई हम टैरो से चेक करते हैं। अभी जैसे रिसेंटली एक मेरे पास केस आया था एनी टाइम एस्ट्रो पे, उसमें क्या हुआ था कि क्लाइंट ने अपनी वाइफ की कुंडली मुझे दिखाई और उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरी वाइफ का कहीं बाहर रिलेशनशिप है, प्लीज़ चेक कर दीजिए। तो मैंने उनका चेक किया तो मैंने कहा हाँ आपकी वाइफ का रिलेशनशिप है बाहर। तो ही वॉज़ लाइक वेरी सैड कि मेरी वाइफ मुझे टाइम नहीं देती हैं, बहुत परेशान हो रहे थे। 10 मिनट बाद उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा आप मेरा भी चार्ट चेक कर दीजिए। तो जैसे ही मैंने उनका चार्ट खोला तो उनका भी मैंने कहा मुझे तो आप भी रिलेशनशिप में दिख रहे हो, आपका भी रिलेशनशिप है। तो ही स्टार्टेड लाफिंग कि मैम क्या कुंडली से दिखता है ये सब? मैंने कहा क्लियरली दिख रहा है, आप पिछले 2 साल से रिलेशनशिप में हैं। एंड 10 मिनट पहले जो इंसान एक विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा था, एक बेचारा हस्बैंड बना हुआ था, 10 मिनट में उसकी एनर्जी चेंज हो गई, उसकी वाइब्रेशन ही चेंज हो गई। ही वॉज लाइक अ लवर बॉय कि हाँ मैम मेरा रिलेशनशिप है और मैं यहाँ, अच्छा ये बताओ ये कैसा चलेगा, मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप कितने टाइम तक चलेगा। अच्छा। तो हर तरह के केसेस आते हैं और कार्ड्स में और चार्ट में तो बहुत क्लियरली दिखता है मैम। बट इस केस में जैसे ये आ गए आपके पास, जाहिर सी बात है शादी से पहले लोग अपने कुंडलियाँ भी मिलाते हैं जिसमें गुण मिलते हैं, तो क्या उस टाइम नहीं पता चलता कि यार ये या वो सही है, एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जा रहे हैं, या ऐसा क्या हो रहा है कि उन्हें पहले नहीं पता चल रहा अपने पार्टनर के बारे में या अपने बारे में कि यार मेरा ये नेचर है ही नहीं कि मैं एक के साथ टिक पाऊँ, फिर भी वो शादी कर लेते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, ठीक है, तब सब अच्छा रहता है। लेकिन कई बार हमारी ग्रह दशाएं, ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स जब चेंज होते हैं, जैसे आपकी शुक्र की दशा आ गई, शुक्र में राहु की दशा आ गई, ऐसी कुछ पर्टिकुलर दशाएं हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं और दूसरे इंसान की तरफ आपका अनइंटेंशनली अट्रैक्शन हो जाता है। तो मैं ये बोलूँगी कि प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस चीज़ में। मैम अगर किसी के प्लैनेट्स हिल रहे हैं या फिर अगर उनकी कुंडली में लिखा हुआ है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना, ये थोड़ा सा एक बंदे के नेचर वाली चीज़ नहीं होती कि चलो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहा है मतलब वो या तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है,
या फिर उसके अंदर मतलब लस्ट एक रीजन बन जाती है, अट्रैक्शन हो रही है, फिर मतलब और भी लोगों से अट्रैक्शन हो रही है, तो प्लैनेट्स कैसे इसके अंदर रोल प्ले करते हैं अपना? प्लैनेट्स डेफिनेटली रोल प्ले करते हैं। देखिए, अगर 2-3 रीज़न होते हैं कि इंसान क्यों एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में जाता है। पहले तो उसकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही होती है। अगर मैरिड लाइफ ठीक ठाक भी चल रही होती है, उसको वो इमोशनल सपोर्ट अपने पार्टनर से नहीं मिल रहा होता है, वो कहीं बाहर मिल रहा होता है वो इमोशनल हाँ, सपोर्ट। तो ये मोटे मोटे मेन रीजंस ये बनते हैं मोटे मोटे ये रीजंस बनते हैं। और ऐसे में अगर एस्ट्रोलॉजिकली ग्रह गोचर में वो दशा भी आ जाए, तब इंसान ऐसे इंसान से कनेक्ट हो जाता है। और क्योंकि कुंडली में हम कई बार देखते हैं, मैं तो एडवांस में बता देती हूँ, अगले साल आपकी लाइफ में कोई आने वाला है। मैं तो कुंडली देख के साफ बोल देती हूँ कि आपकी ये वाली दशा आने वाली है एंड सम फीमेल विल एंटर इनटू योर लाइफ एंड पीपल एग्री टू इट। अभी कल ही एक केस आया था, उनकी जब मैंने चार्ट खोल के देखा तो मेरी ना स्माइल निकल गई, क्योंकि उनका चार्ट साफ क्लियरली दिखा रहा था दैट इज़ अ वेरी फ्लर्ट काइंड ऑफ गाय। एंड जब उन्होंने मुझे बोला कि मैम रिलेशनशिप में ना बहुत दिक्कत आ रही है, मैंने कहा किसके साथ आ रही है, वाइफ के साथ आ रही है, गर्लफ्रेंड के साथ आ रही है? तो हंसने लग गए। तो कहते हैं दोनों के साथ आ रही है, गर्लफ्रेंड से भी लड़ाई हो रही है और वाइफ से भी लड़ाई हो रही है। तो क्लियरली दिख जाता है कि इनकी लाइफ में मल्टीपल गर्ल्स का एक योग है। मैंने कहा आपकी लाइफ में तो लड़कियों की कमी नहीं है, लड़कियां बहुत आती जाती हैं। कहते हैं हाँ मैम, लड़कियों की कमी नहीं है, बहुत आती जाती है मेरी लाइफ में। मैम, अगर कुंडली में लिखा हुआ है कि इनकी लाइफ में तो मल्टीपल पार्टनर्स का योग है, मतलब उनके प्लैनेट इस तरीके से आ चुके हैं, तो वो तो नेचुरली होना ही है। अगर आपने बोला यार ये तो लिखा है कुंडली में, प्लैनेट्स ऐसे दिखा रहे हैं, तो फिर तो आप भी उसको नहीं रोक पाओगे। मतलब ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो लोग आपके पास आते हैं, आप रेमेडीज देते हो, कैसे होता है ये सब? देखिए, रोकने के लिए तो अगर किसी की प्लानिटरी पोजीशन ही ऐसी है, कुंडली में योग है, तो उसको तो हम कोई नहीं रोक सकते। हाँ, लोग जानना चाहते हैं, जहाँ पे डाउट होता है मैरिड लाइफ में कि मेरी वाइफ का तो नहीं चल रहा बाहर, हस्बैंड का तो नहीं चल रहा, या मेरे पार्टनर जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ वो कहीं मुझे चीट तो नहीं कर रहा, तो ऐसे केसेस में लोग आते हैं, एनर्जी रीडिंग्स कराते हैं। कई लोगों को शक होता है, तो एनर्जी रीडिंग्स में भी टैरो कार्ड्स में क्लियरली नजर आ जाता है। पर ऐसा कुछ होता है कि जैसे किसी के चार्ट में दिख रहा है कि शादी के बाद ये और भी लड़की अट्रैक्ट करेगा, बट वो आपके पास आता है और लिखा है डेस्टिन्ड है कि और लड़कियां आएंगी, तो उसकी कुछ रेमेडीज होती है कि वो मतलब वो ये चाह रहा है कि भाई चलो मैं नहीं करूं, मतलब कितना तो कुछ है, हो सकता है अपनी आपकी फ्री विल है, अपना कंट्रोल कितना है। अच्छा। अब अगर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आएगी, वो तो आपके ऊपर है, आप उस अपॉर्चुनिटी को लेंगे या नहीं लेंगे। ठीक है, इसमें कोई रेमेडी नहीं हो सकती, ये आपकी अपनी खुद की एक अंदर की बट feeling ऐसा है। नहीं हो सकता कि वो आए ही ना, ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं कर सकते, मतलब क्योंकि वाइफ भी अपने हस्बैंड के लिए कुछ नहीं कर सकती कि देखिए, अगर कोई एस्ट्रोलॉजर के पास वो गई और उन्होंने कह दिया आप अपने पति पे, जैसे होता नहीं है कि आप अपने पति के सर के ऊपर से ये निकाल दो, उसका ये हो जाएगा, ऐसे कर दो वैसे हो जाएगा, तकिए के नीचे ये रख दो, तो मतलब ये सब एक तरीके का स्कैम है। देखिए, अट्रैक्शन की रेमेडीज़ होती हैं कि हस्बैंड वाइफ का प्यार बना रहे, और थर्ड पार्टी रिमूवल की रेमेडीज़ होती हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी रिमूवल के केसेस बहुत आते हैं और हम करते भी हैं कि मैरिड लाइफ जहाँ डिस्टर्ब हो रही है थर्ड पार्टी की वजह से, वहाँ पे हम थर्ड पार्टी रिमूवल के केसेस लेते हैं, उनको रिमूव करते हैं एंड हस्बैंड वाइफ की मैरिज बनी रहे, उनका डिवोर्स ना हो, इसका भी हम उपाय करते हैं। ये कैसे आप करते हो या उनको करना पड़ता है? थोड़े उपाय हम करते हैं और थोड़े उपाय क्लाइंट से भी करवाते अरे हैं। पॉसिबल होता है कि थर्ड पार्टी उपाय से हट जाए? बिल्कुल, बहुत सारे केसेस आज से हैंडल किए कोई हैं जहाँ पे एग्जांपल थर्ड पार्टी बताओ आप। रिमूवल किया हो हमने। थर्ड पार्टी रिमूवल के देखिए, अब जैसे एक मेरे पास क्लाइंट आई थी, उनका हस्बैंड जो था काफ़ी टाइम से बाहर था, उनकी मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो रही थी, और वो जो लड़की थी वो भी साफ पता चल रहा था कि वो लड़की भी सिर्फ एडवांटेज ले रही है, कोई सिंसियर नहीं है। तो ऐसे में वो फीमेल बहुत परेशान थी, तो उनकी मैंने फ़ोटोग्राफ से उनका जो है कुछ उपाय किया था, थर्ड पार्टी रिमूवल किया था, और उन दोनों हस्बैंड वाइफ का मैरिज का उपाय किया था कि उन दोनों का मैरिज बना रहे, डिवोर्स ना हो, और वो लड़की उनकी लाइफ से चली जाए। एंड विद इन 6 months वो लड़की उनकी लाइफ से चली गई थी, उनकी मैरिड लाइफ नॉर्मल हो गई थी। तो मैम ये जो आप उपाय बता रहे हो, ये कोई वैदिक उपाय है या ये हमारे स्क्रिप्चर्स में आता है या ये हवन है, क्या है ये? मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग क्यूरियस होंगे और बहुत सारे लोग इसको सही भी मानेंगे, गलत भी मानेंगे, पर अगर आप थोड़ा बता पाओ तो थोड़ा बिलीव ज़्यादा होता है। ये ना कॉम्बिनेशन होता है वैदिक उपाय का, यंत्रों का और मंत्रों का। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर उपाय नहीं होता, सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग उपाय किए जाते हैं, जनरली यंत्र और मंत्र, और कुछ स्विच वर्ड्स होते हैं जो हम देते हैं जिससे कि
थर्ड पार्टी रिमूवल हो एंड हस्बैंड वाइफ का अट्रैक्शन लेवल बना रहे। और जैसे कई बार ऐसे केसेस भी आते हैं कि लड़के और लड़की में अट्रैक्शन है, ठीक है, लेकिन आपस में खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अगर मुझे लग रहा है कि सामने वाला इंटरेस्टेड तो है बट बोल नहीं रहा, लेकिन मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो अट्रैक्ट हो जाए, तो ऐसे में भी हम स्विच वर्ड्स देते हैं। स्विच वर्ड एक बहुत इफ़ेक्टिव स्विच वर्ड है, टुगेदर डिवाइन। इस स्विच वर्ड को अगर आप 45 टाइम्स स्टैंड करो डेली, उस इंसान का नाम माइंड में लेके जो आपकी तरफ थोड़ा थोड़ा अट्रैक्टेड है, और 45 टाइम्स डेली चैंट करो विद द इंटेंशन कि ये और मैं और कनेक्ट हो जाए और रिलेशनशिप में आ जाए। और एक नंबर होता है 147023, उस नंबर को आप यहाँ लेफ्ट रिस्ट पे ब्लू पेन से लिखो डेली। 40 डेज़ तक आप करके देखो, सामने वाले की एनर्जीज धीरे धीरे चेंज होनी शुरू हो जाती है। एक तरह की मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को, उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए। मैम, सिंस आप इतने सालों से कर रहे हैं और आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह पे डील करते रहते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ ज़्यादातर केसेस आपके पास कहाँ से आ रहे हैं? लाइक शहर के ज़्यादा केस आ रहे हैं कि गाँव में ज़्यादा ये हो रहा है? बिकॉज ये हमेशा से डिबेट रहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ये तो यार शहरों में ज़्यादा होता है, ये सब मल्टीपल पार्टनर्स, तो आपके पास केसेस ज़्यादा कहाँ से आ रहे हैं? देखिए, ज़्यादातर तो शहर से आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, गांव से भी आते हैं और बहुत सारे केसेस आते हैं। अभी रिसेंटली एक केस आया था गांव में, वो किसी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी लेडी, और उनका किसी गांव के ही किसी फार्मर के साथ रिलेशनशिप था, तो काफ़ी टाइम तक था। और वो जो इंसान था वो मेरे पास आया कि वो मेरे से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गई हैं, अच्छा खासा रिलेशनशिप था, अचानक से सब कुछ मुझे ब्लॉक कर दिया और छोड़ के चली गई। दोनों मैरिड थे अलग अलग? दोनों मैरिड थे अलग अलग। और क्या एज थी इनकी? मिड एज थी, 40s में थी। अच्छा। 45-46 के आसपास थी। तो जब मैंने उस लेडी की एनर्जी रीडिंग की तो मैंने उनको बोला कि उनके हस्बैंड को पता चल गया है और इस वजह से वो आपके साथ नहीं कनेक्ट हो रही हैं और अब मुझे वो वापस आती हुई नहीं दिख रही हैं। एंड उन्होंने किसी और एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट किया था जिन्होंने उनको बहुत फॉल्स होप्स दे दी थी, ये बोल के कि ये डेफिनेटली वापस आएंगी, आप 2 लाख की पूजा करा लो, आप 4 लाख की पूजा करा लो। और उन्होंने 3-4 लाख की उनसे पूजा करवा भी ली थी। अच्छा। और जब वो मेरे पास आए तो मैंने कहा आप जितनी मर्जी पूजा करा लो, आपका काम नहीं होगा, आप प्लीज़ डोंट वेस्ट योर मनी। बट वो नहीं माने। उन्होंने बोला कि नहीं, उन्होंने तो बोला है कि बात हो रही है, अभी 2 महीने में देखना, 3 महीने में रिजल्ट देखना। मैंने कहा आप 3 महीने बाद आप फिर वापस आओगे, आपका काम नहीं होगा, ये लेडी नहीं आएगी क्योंकि इसके हस्बैंड को पता चल गया है और अब वो आपसे वापस रिकनेक्ट नहीं होगी। वही हुआ, 3 मंथ्स हो गए, अभी तक तो वो लेडी वापस आई नहीं है उसके पास। अच्छा मैम, आप इस केस में क्या सजेस्ट करते हो कि जैसे कोई कपल है और वो शादी करना चाहता है और उनकी कुंडली ज़्यादा मैच नहीं करते उनके गुण की, सपोज फॉर एग्जांपल 7-8, तो उनकी में दिख रहा है कि भाई शादी अच्छी नहीं चलेगी या कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, तो और उनको शादी करनी भी है, तो क्या आप सजेस्ट करते हो कि कैसे मूव फॉरवर्ड किया जाए? देखिए, कुंडली मिलान इम्पॉर्टेंट बहुत होता है, लेकिन अगर आप बहुत सालों से रिलेशनशिप में हैं तो हम दोनों के चार्ट के प्लस माइनस बताते हैं कि अगर आप इस इंसान से शादी करोगे तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, इन चीज़ों पे आपको फोकस करना है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी को एज अ गाइडेंस ही बताया जा सकता है कि इस इंसान से आप इतने साल रिलेशनशिप में, अब अगर मैं बोलूँ कि 7 गुण मैच हो रहे हैं, आप शादी मत करो, तो आजकल कोई नहीं मानता है, ठीक है, क्योंकि शादियाँ अगर टूटनी होती हैं तो वो 25 गुण में भी टूट जाती हैं और 30 गुण में भी टूट जाती हैं। तो जनरली हम लोग ये एडवाइस करते हैं कि आप ये रेमेडीज़ करो, और आपको सामने वाले की पर्सनालिटी तो पता ही है, उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। एंड स्पेसिफिकली टाइम पीरियड में बता देती हूँ कि ये 6 महीने या ये 1 साल बहुत ख़राब जाएगा, उसमें आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। बट मैम, जैसे एस्ट्रोलॉजी कहते हैं इंसान का बहुत लंबे टाइम तक ऑलमोस्ट पूरी लाइफ ही बता देते हैं जी, तो क्या आजकल लोगों को शादी से पहले सामने वाले की, मतलब आपस में मैच मेकिंग नहीं बल्कि सामने वाले की कुंडली पूरी एनालाइज करा लेनी चाहिए कि कब, जैसे आप बता रहे हो, कब इसकी लाइफ में कोई और आने वाला है कि नहीं, कितनी शादी लिखी है, ये सब भी देखना चाहिए? ये सब देखिए, अगर आप चाहते हैं जानना तो डेफिनेटली देखा जा सकता है। देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए ये इंडिविजुअल आपकी चॉइस है। मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा आगे का जानना भी कई बार टेंशन क्रिएट कर देता है। यू हैव टू लिव इन द मोमेंट। अगर कोई इमीडिएट प्रॉब्लम है, अगले साल 1.5 साल में मुझे दिख रही है, वो मैं क्लियरली बता देती हूँ। क्योंकि जैसे एक लड़की का मेरे पास केस आया था, उसने मुझे बोला था कि 3 साल से रिलेशनशिप में मुझे इससे शादी करनी है। तो मैंने उनको बोला आपकी शादी हो जाएगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, घर वाले नहीं मानेंगे इनिशियली, लेकिन अल्टीमेटली मान जाएंगे। बट शादी के बाद के पहले 2 साल बहुत ख़राब जाएंगे। या तो आप शादी 2 साल बाद रुक के करो,
या फिर आपको ये ध्यान रखना है कि राहु की महादशा उनकी जो स्टार्ट हुई थी, मैंने कहा ये 2 साल बहुत ख़राब जाएंगे, मतलब खून के आंसू रो गए आप कि मैंने क्यों शादी कर ली। तो शी सेड कि नहीं मुझे तो शादी करनी है, मैं जैसे तैसे करके निभा लूँगी। वही हुआ, मैरिज हुई, 6 महीने बाद मेरे पास आई कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ससुराल में दिक्कत आ रही है, यहाँ दिक्कत आ रही है। मैंने कहा देखो 1.5 साल तो पेशेंस रखना पड़ेगा। अब उनकी जाके दशा ख़त्म हुई है, तो दोनों हस्बैंड वाइफ सेटल हुए हैं और अब उनकी मैरिड लाइफ ठीक चल रही है। तो कई बार टाइम ख़राब होता है, अगर हम वो ख़राब टाइम पेशेंटली निकाल देते हैं तो मैरिज भी सेव होती है और रिलेशनशिप भी सेव होता है। आप क्या सजेस्ट करते हो कि जैसे उसकी तो मिलाई ली कुंडली कि भाई जिससे करनी है और जिस परिवार के साथ रहना है, क्या उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि भाई क्योंकि लड़की को दूसरे घर जाना है तो रह पाएगी नहीं रह पाएगी उनके साथ, उसमें में क्या देखिए वैसे तो कहते हैं आजकल सासू माँ के साथ कुंडली मिलाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन कि आप लड़के के साथ मिलाओ, क्योंकि रहना तो अगर जॉइंट फैमिली में है तो डेफिनेटली पेरेंट्स के साथ भी आपका अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कुंडली में लड़की की कुंडली से कई बार दिख जाता है कि आप जितनी भी कोशिश कर लो आपको ससुराल वाले ऐसे ही ख़राब ही मिलेंगे। अच्छा। तो कई केसेस में मैं हेड्स अप दे देती हूँ कि थोड़ा सा संभल के रहना, प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखिए ये गाइडेंस तो देनी ही पड़ती है। ये भी लिखा होता है कि भाई कैसे सास ससुर मिलेंगे, बिल्कुल क्लियरली दिखता है कुंडली में आपको कि मदर इन लॉ का नेचर कैसा होगा, फादर इन लॉ का नेचर कैसा होगा। एक बार ऐसी एक मेरे पास लड़की आई थी, उसको मेन प्रॉब्लम अपने हस्बैंड से थी। मैंने कहा आपके हस्बैंड की मेन दिक्कत है, आपकी मदर इन लॉ तो बहुत अच्छी हैं, वो तो आपको बहुत केयर करती है, क्योंकि उसकी कुंडली से साफ दिख रहा था उसकी मदर इन लॉ बहुत सीधी हैं, उसको बहुत प्यार करती हैं। तो शी एग्रीड कि मैम मुझे मदर इन लॉ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी और मेरे हस्बैंड की ही नहीं बनती है। तो कुंडली में यू कैन सी एवरीथिंग कि आपके पार्टनर की, आपके लाइफ पार्टनर की वेल्थ कैसी होगी, आपके लाइफ पार्टनर की जैसे पर्सनालिटी कैसे होगी, इन लॉज कैसे होंगे, ये सब दिखता है कुंडली में। मैम आजकल बहुत ज़्यादा ना ये भी हो गया है, मतलब ऐसे फेक एस्ट्रोलॉजर्स भी आ गए कि मन चाहे लड़की को आप वशीकरण करा लो, या किसी ने किसी पे वशीकरण कर दिया है, लोग 500-500 रुपये में वशीकरण करवा रहे हैं। तो ऐसा केस आते हैं आपके पास, और ये सच में वर्क करती है चीज़ें कि आप किसी पे भी वशीकरण करा दो लव मैरिज करने के लिए? देखिए बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ पे लोग कहते हैं कि मैम वशीकरण कर दो। मैं वशीकरण नहीं करती, मैं किसी को भी किसी की तरफ गलत तरीके से अट्रैक्ट कभी नहीं करूँगी, क्योंकि अगर एक इंसान मन से आपके साथ नहीं जुड़ना चाहता है तो आप क्यों उस पर ब्लैक मैजिक कर रहे हो और क्यों फोर्सफुली उसे अपने साथ रख रहे हो। मैम वैसे अगर जैसे आपकी जो रेमेडीज आपने बताई थी, अगर कोई किसी को पसंद करता है, जो आपने रेमेडी बताई थी वो डिजिट्स लिखने वाली, उसमें भी तो वो एनीवे अट्रैक्ट ही कर रहा है उस पार्टनर को। वो वाला केस था जिसमें मैं बोल रही हूँ कि दोनों तरफ अट्रैक्शन है, थोड़ा थोड़ा नहीं, बट एक्सप्रेस नहीं किया है, दोनों को थोड़ा थोड़ा अट्रैक्शन है। समझ तो आ जाता है अगर आप किसी से मिल रहे हो कि ये बंदा मेरी तरफ इंटरेस्टेड है या नहीं है, बट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन ही इज़ नॉट एक्सप्रेसिंग हिज लव और नॉट टेलिंग यू, या कुछ भी रीज़न है। तो ये एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक मैं बता रही हूँ जिसमें कि आप जो है सामने वाले को अपनी तरफ थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट कर सकते हो, उसकी एनर्जी अपनी तरफ पॉजिटिव कर सकते हो। बट कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर चाहता है इंसान कि वो मेरे साथ रहे और वो अट्रैक्ट हो जाए, बट कुंडली में ऐसा कुछ है कि वो होएगा ही नहीं, तो आप मना कर देते हो कि भाई ये नहीं होने वाला। मैं बिल्कुल मना कर देती हूँ। ऐसा ही एक केस आया था एनी टाइम पे मेरे पास, जहाँ पे एक लड़की मेरे पास आई और उसने मुझे पूछा कि मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। तो मैंने उसकी कुंडली देख के बोला रिलेशनशिप तो आपका होगा लेकिन आपकी लव मैरिज नहीं लिखी है। तो शी वॉज़ वेरी फ्यूरियस, शी सेड कि मेरी ना 4 साल का रिलेशनशिप है और 2 महीने बाद मेरी उसी लड़के से शादी हो रही है। तो मैंने उसकी कुंडली देखी, मैंने उसे कुछ नहीं बोला, मैंने उसको इतना बोला देखिए होई सोई जो राम रची रखा, जो राम जी ने रच दिया है होगा वही, आप और मैं सिर्फ इंसान हैं, गलतियां हमसे भी होती हैं, और कह के मैंने फ़ोन रख दिया। 3 हफ्ते बाद उस लड़की ने मुझे कॉल किया, शी वॉज़ लिटरली क्राइंग ऑन फ़ोन एंड शी सेड कि मैम पेरेंट्स में कुछ कन्फ्यूज़न हो गया है मैरिज के अरेंजमेंट्स को लेके, और वो बात इतनी बढ़ गई है कि लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ दिया, और वो लड़का भी 4 साल के रिलेशनशिप को इग्नोर करके अब अपने पेरेंट्स की ही बात मान रहा है, और मुझे उसने ब्लॉक कर दिया और मेरे से बिल्कुल बात नहीं कर रहा है। तो मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा देखिए आपकी कुंडली लव मैरिज वाली कुंडली है ही नहीं, आपकी मैरिज होगी, और मैंने उन्हें टाइम फ्रेम भी बताया कि आपकी मैरिज कब होगी। मैंने कहा लेकिन जिससे भी होगी वो इंसान इससे भी अच्छा होगा,
तो ये मत सोचो कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ है। कई बार समटाइम्स नॉट गेटिंग व्हाट यू वांट इज़ अ वंडरफुल स्ट्रोक ऑफ लक। आपकी लाइफ में अगर आपको कोई रिलेशनशिप या कोई पर्सन नहीं मिल रहा है तो कुछ भगवान ने उससे बेहतर सोचा होगा और अच्छा सोचा होगा, और आपकी लाइफ आगे बहुत अच्छी है, मैरिड लाइफ, इसीलिए आपके साथ ये हुआ है। आपको शायद अभी रियलाइज़ नहीं हो रहा है, लेकिन 2 years 3 years डाउन द लेन यू विल रियलाइज दिस थिंग। और मैम आप इस चीज़ को ऐसे देखते हो कि सोलमेट्स से ही शादी होती है, कहा जाता है कि भाई आपका जो सोलमेट है उसी से होती है, तो ऐसा होता है सही में? और अगर होता है तो फिर जैसे डाइवोर्स भी हो जाते हैं लोगों के शादी करने के बाद, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, सोलमेट का कॉन्सेप्ट जो है ना, लोगों ने बहुत गलत इसको समझा है। सोलमेट ज़रूरी नहीं आपका लव पार्टनर हो, सोलमेट कोई भी हो सकता है। 2 फ्रेंड्स भी सोलमेट हो सकते हैं, आप दोनों भी एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हो। सोलमेट हमारा ब्रदर भी हो सकता है, सोलमेट हमारी मदर भी हो सकती है, हमारा पेट एनिमल भी हमारा सोलमेट हो सकता है। तो ऐसा नहीं होता है कि सोलमेट सिर्फ लव पार्टनर होता है। जिसके साथ आपकी मैरिज होती है, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, इस लाइफ में कोई ना कोई रोल निभाने आए होते हैं, अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी, अपने मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, इन सब के साथ हमारे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। और सोलमेट रिलेशनशिप, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। कई लोग सोचते हैं कि ये मेरा सोलमेट है तो मेरी शादी इससे हो, ऐसा नहीं होता है। और आपके पास अगर कोई क्लाइंट आते हैं वो डिवोर्सी हैं, तो फिर आप उनको किस तरीके से ट्रीट करते हो, किस तरीके से बोलते हो कि शादी में वो मतलब एक और शादी करें, आप उनको क्या सजेस्ट करते हो? देखिए, ऐसे में हम कुंडली का एनालिसिस करते हैं कि इनकी शादी सेकंड मैरिज अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि कई बार होता है कि सेकंड मैरिज भी मुझे बहुत ख़राब दिख रही होती है और एक इंसान टॉक्सिक मैरिज से निकला है, उसके बाद वो अगेन एक दूसरी टॉक्सिक मैरिज में चला जाए, वो भी ठीक नहीं है। तो ऐसे में जनरली हम एडवाइस देते हैं कि मैरिज सेकंड आप करना, ये टाइम फ्रेम है, लेकिन बहुत सोच समझ के और कुंडली मिलवा कर ही करना। अभी एक रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया से मेरे पास केस आया था। उस लेडी का जब मैंने चार्ट देखा, मैंने कहा आपकी तो मैरिज में बहुत मुझे दिक्कत दिख रही है और डिवोर्स भी मुझे दिख रहा है। तो शी सेड कि मेरे ऑलरेडी 2 डिवोर्स हो चुके हैं, बट मेरा बच्चा इतना छोटा है, मुझे कंपेनियनशिप चाहिए, मुझे लोनलीनेस बहुत फील होती है, तो मुझे शादी करनी है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो, अगर इवन इफ़ यू गो फॉर 3rd मैरिज इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। तो उन्होंने मुझे एक लड़के की कुंडली दिखाई, तो मैंने उनको बोला लड़के की कुंडली बहुत अच्छी है, लड़का केयरिंग है, आप चाहो तो इससे मिल लो, लेकिन थोड़ा सोच के ही शादी करना, क्योंकि 3rd मैरिज में भी डिस्टर्बेंस मुझे दिख रही है। वो उस लड़के से मिलकर आई ऑस्ट्रेलिया में, मंदिर में शादी कर आ गई। 2 महीने बाद उन्होंने मुझे कॉल किया और मुझे कहती है कि मैम मुझे अच्छे से याद है आपने मुझे मैरिज के लिए मना किया था, लेकिन मैंने फिर भी शादी कर ली, अब मुझसे शादी में रहा नहीं जा रहा, मुझे वापस जाना है, अब मैं क्या करूँ? मैंने कहा अब तो आपने शादी कर ली, अब क्या हो सकता है, अब तो आप डिवोर्स ही लोगे, तीसरा भी। मैंने कहा आप अपनी लाइफ में रिलेशनशिप में आ सकते हो किसी के साथ, बट मैरिज कभी वर्कआउट नहीं करेगी, बिकॉज देखो 3rd मैरिज में भी शी वॉज सो अनकम्फर्टेबल, उसकी 3rd मैरिज भी नहीं चलनी थी। तो मतलब इस केस में रिलेशनशिप्स वर्क कर जाएंगे बट वो शादी नहीं कर सकते? हाँ, शादी टूटने के क्योंकि योग हो जाते हैं ना। देखिए, रिलेशनशिप तो एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए होते हैं कि ठीक है 1.5 साल चल गया, 2 साल चल गया, 2.5 साल चल गया, तो इतना टाइम फ्रेम में चल जाएगा रिलेशनशिप। बट उसमें भी अगर किसी की कुंडली में शुक्र खराब है, 5th हाउस खराब है, 7th हाउस एफ्लेक्टेड है, तो उसमें भी दिक्कत आती है। और मैम जैसे अब तो नई जनरेशन आ गई है और बहुत ज़्यादा डर भी फैला हुआ है कि शादी करे ना करे, क्योंकि माहौल है ही नेगेटिव काफ़ी ज़्यादा। तो नए जो बच्चे हैं जो शादी करना चाहते हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करते हो कि कैसे अपना साथी ढूंढें या क्या चीज़ें देखें? देखिए, सबसे ज़्यादा तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि सामने वाला आपके इमोशंस को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। इमोशनल कंपैटिबिलिटी होना आज की डेट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जेन जी जो है, ये 2000 वाले जितने भी बॉर्न हैं, ये हाईली इमोशनल हैं। ये बच्चे ये बहुत कंफ्यूज रहते हैं अपनी लाइफ में, और अगर मैं बोलूँ कि इंटेलिजेंट बहुत हैं, लेकिन इमोशंस को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं। इनको क्लैरिटी नहीं मिलती कि ये सामने वाला हमारे साथ सीरियस भी है या नहीं है। तो ऐसे में जनरली आप एनर्जी रीडिंग करवा सकते हैं, सामने वाले की लॉयल्टी चेक भी करवा सकते हो कि कुंडली के हिसाब से क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। और अगर आपको मैरिज करनी है तो डेफिनेटली गुण मिलान, मैच मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस टूल होता है, जिसके थ्रू हम सजेस्ट कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर बंदा आपके लिए सही भी है या नहीं है। मैम, अगर कोई बंदा सही नहीं है तो क्या कुछ रेमेडीज ऐसी होती हैं जो वर्क करवा दे चीज़ों को? देखिए, जैसे कई लोग इस नाम पे बहुत सारे पैसे ठग लेते हैं और अल्टीमेटली उन्हें दिख रहा है 1-2 साल बाद शादी तो डिसॉल्व हो ही जाएगी, अपने पैसे बना लो। तो ऐसा कुछ होता है कि 2 बंदे अगर नहीं बने एक साथ रहने के लिए, तो कुछ रेमेडी करके वो
हो सकता है पॉसिबल? देखिए, कुछ रेमेडी करने से फ़र्क पड़ता है, मैं ये बोलूँगी 30-40% फ़र्क पड़ता है, लेकिन आप किसी की पर्सनालिटी नहीं चेंज कर सकते। अगर एक इंसान एग्रेसिव है तो वो एग्रेसिव रहेगा। हाँ, रेमेडीज़ करवा के उसका एग्रेशन लेवल हम 20-30% रिड्यूस कर सकते हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़ा सा और पॉजिटिव एंगल, लव, अफेक्शन, प्यार ला सकते हैं। बट उस चीज़ को 100% एलिमिनेट करना कि भाई अगर कोई टॉक्सिक है तो है, उसको 100% चेंज वो अपनी दशा पैटर्न के हिसाब से ही होगा। हम ये बता सकते हैं कि इस इंसान का लाइफ में टर्निंग पॉइंट कब आएगा, ये इतना टॉक्सिक है, टॉक्सिटी से ये पॉजिटिव कब होगा। अब जैसे एक अगेन एक फॉरेन से ही केस आया था मेरे पास। उन्होंने मुझे बोला कि मेरी 15 इयर्स की मैरिज है और मेरी वाइफ जो है वो मुझे छोड़ के चली गई हैं और मुझे डिवोर्स देना चाहती हैं। तो मैंने जब लड़की की कुंडली देखी तो मुझे ठीक ठाक लगी, मुझे ना तो कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप लगा, लड़की भी बहुत इमोशनल और सीधी सी लगी। तो मैंने बोला कि मुझे तो लड़की की कुंडली में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, आप अपनी कुंडली दिखाइए। तो मैंने जब लड़के की कुंडली देखी तो ही वॉज अ वेरी टॉक्सिक गाय। मैंने बोला आप क्या बहुत ज़्यादा फिजिकल अब्यूज़ करते हो अपनी वाइफ को, फिजिकल एंड वर्बल अब्यूज़? ही सेड कि हाँ मैं बहुत एग्रेसिव हूँ और मैं गुस्से में कुछ भी बोल जाता हूँ, मुझे नहीं समझ में आता। मैंने कहा आपने मारा पीटा भी है? तो ही एग्रीड टू इट कि हाँ मैम 1-2 बार हो गया। तो मैंने कहा 15 साल बाद फाइनली उस लड़की ने हिम्मत करी है छोड़ के जाने की, वो क्यों वापस आएगी? मैंने कहा नहीं आएगी वो वापस। तो ही वॉज लाइक कि आई एम रेडी टू चेंज। अब आप बोल रहे थे ना कि चेंज होता है, तो वो दशा जब ऐसी आती है तभी इंसान चेंज होता है। तो मैंने उन्हें बोला देखो अब तो जैसे ना इट्स टू लेट टू मेंड द थिंग्स, बट स्टिल मैं इतना कर सकती हूँ कि वो लड़की आपको डिवोर्स ना दे और आपके साथ कनेक्टेड रहे। वापस लाना अपने प्यार से, अंडरस्टैंडिंग से, ये आपका काम है। मेरा काम सिर्फ इतना है कि वो आपको डिवोर्स ना दे। पर ये पॉसिबल है कि अगर किसी की कुंडली में डिवोर्स लिखा ही है तो आप बदल सकते हो? कई बार हम रेमेडीज़ करते हैं क्योंकि इसमें देखिए दशा और कार्ड्स में अगर लगता है ना, दिखता है मुझे कि यहाँ पे रेमेडी पॉसिबल है, वहाँ मैं रेमेडीज़ डेफिनेटली करती हूँ। क्योंकि अगर 50% चांस है तो 50 का 80-90% तक हम ला सकते हैं। तो ये पॉसिबल है मैम। लेकिन जैसे हमने ये सुना कि एस्ट्रोलॉजी में अगर कोई चीज़ होनी ही है वो तो होएगी, उसका सिर्फ इफेक्ट कम हो सकता है। अगर ये लिखा हुआ है कि डाइवोर्स होगा तो वो चीज़ तो वो तो होएगी ना, उसका इफेक्ट कैसे कम हो जाएगा? नहीं, देखिए कई बार डिवोर्स होता है, नेगेटिव दशा अगर निकल जाती है तो माइंड फ्रेम भी चेंज हो जाता है। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाती, मैं अपनी फैमिली का एक केस लेती हूँ। मेरी फैमिली में एक मेरे दूर के कज़न थे, उनकी वाइफ भी उन्हें छोड़ के चली गई थी एंड वो बहुत परेशान थे क्योंकि डिवोर्स का केस फाइल हो चुका था। तो मैंने उन्हें ये बोला था कि 8 मंथ्स तक आपको बहुत पेशेंटली अपनी वाइफ को मनाना है। मानेंगी, दशा चेंज होगी, माइंडसेट चेंज होगा, थोड़ी सी काउंसलिंग भी आप करो। अगर कोई ऐसा है इंसान, क्योंकि जब आप टैरो रीडिंग करते हैं तो उसमें दिख जाता है कि किसकी हेल्प से चीज़ें सॉर्ट हो सकती हैं। तो मैंने उनको बोला आपकी कोई कॉमन फ्रेंड या कोई कॉमन रिलेटिव या कोई ऐसा बंदा जो बहुत सीनियर है, 50+ एज का है, वो आपको हेल्प भी कर सकता है। तो 8 मंथ्स बाद जब उस लड़की की दशा चेंज हुई, उन्होंने फिर मीटिंग्स करी 2-3, फाइनली उनका डिवोर्स चल गया, उसने अपना केस वापस किया और वो लड़की वापस भी आई। तो कई बार जब नेगेटिव दशा आती है उस दशा में आपको पेशेंस रखना होता है। ऐसा तो है नहीं कि ये दशाएं अभी आ रही हैं, ये दशाएं तो हमारे पहले ज़माने में भी आती होंगी ना लोगों के, तब भी राहु केतु की दशाएं होती होंगी। तब कॉन्सेप्ट नहीं था ना डिवोर्स का, तो लोग उस टाइम पे चुप रहते थे, बर्दाश्त करते थे, एडजस्ट करते थे। तो यही सलाह हम अभी देते हैं कि ये टाइम ख़राब है, थोड़ा सा चुप रहो, थोड़ा सा एडजस्ट करो, चीज़ें वक्त के साथ अपने आप ठीक हो जाएंगी। बट प्रॉब्लम ये है कि आजकल पेशेंस लेवल बहुत कम हो गया है। करेक्ट। क्योंकि अगर राहु की दशा आ रही है तो इंसान इतना ज़्यादा एग्रेसिव, इतना ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है कि खुद को अगर आप सामने वाले को सलाह भी दे रहे हो ना तो वो कंट्रोल नहीं करता है। ये प्रॉब्लम आ गई है आजकल। मैम, जब आप किसी के चार्ट्स देखते हो उसमें अगर ये आपको दिखता है कि वो चीटिंग करेंगे या फिर इनकी लाइफ में कोई पार्टनर आएगा, तो आपको एग्जैक्टली क्या दिखता है कि इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा ही होगा या फिर कोई एक थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, वो टॉकिंग टर्म्स में आएंगे? आपको दिखता क्या एग्जैक्टली? देखिए जनरली ये दिखता है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होगी और किस लेवल तक जाएगी वो थर्ड पार्टी की कार्ड्स और चार्ट्स देखने पे ही पता चलता है। एक इंडिकेशन मिलता है कि दैट देयर विल बी अ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस। अच्छा, वो चीटिंग करेंगे या फिर वो सब नहीं दिखता एग्जैक्टली? नहीं, अगर किसी की कुंडली में शुक्र बहुत खराब है, शुक्र नीच का है, शुक्र राहु के साथ है, शुक्र सूर्य कॉम्बिनेशन है, कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं और फिर दशाएं भी ऐसी आ गई हैं, तो वो क्लियरली चीटिंग दिखाता है कि इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा।
अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।